गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं राइट इशू ऑफ राइट शेयर्स। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, अपना फॉरफीचर का सारा टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन का, प्रोराटा अलॉटमेंट के सारे केसेस, हम बायबैक के हम सारे केसेस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इशू ऑफ राइट शेयर्स। मैंने आपको शुरू का जब इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का, मैं तभी आपको थियोरी में कराया था कि राइट शेयर्स हमारे कौन से होते हैं। जब कंपनी फ्रेश इशू के लिए जाती है तो उसमें से कोई कंपनी है, जब वो फ्रेश इशू के लिए जाती है तो उस फ्रेश इशू में से कुछ अमाउंट, मान लो x परसेंटेज, टोटल इशू का कुछ, उसको हमने x का नाम दे दिया, x परसेंटेज ऑफ शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। किसको देती है? एग्जिस्टिंग को, जो कि ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको ऑफ़र करती है। तो ऐसे शेयर्स को क्या बोला जाता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफ़र करे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राइट शेयर्स। ठीक है, और कंपनी के लिए वो क्या कहलाएगा? राइट इशू, कि कंपनी ने ऐसा इशू किया है, किस टाइप का है, जो कि राइट इशू है। इसका मतलब अगर राइट इशू वर्ड आता है कहीं पे तो हमें माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को ना दे के किसको दिए हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो ऐसे शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट शेयर्स। ठीक है, अब जो राइट शेयर्स होते हैं, अब देखो कि आप मान लो किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ शेयर है अमाउंट। ठीक है, मान लो आपके पास 500 शेयर्स हैं ऑलरेडी और कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर देती है। ठीक है, तो आपके पास ये टोटल अमाउंट क्या हो गया? राइट इशू के बाद ये एक्स क्या है? आपका राइट इशू है, आपके लिए राइट इशू हुआ है। ठीक है, आपका राइट है कि कंपनी की नेक्स्ट जो भी संपत्तियां बनती है आपका उसमें एक हिस्सा है, इसीलिए इनको बोला जाता है राइट इशू। तो अब हमारा जो ये राइट इशू है, तो कंपनी क्या करती है कि जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शेयर दिए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ये कंपनी की इच्छा है कि वो इन रिटर्न क्या मांगती है? क्या वो इन रिटर्न कैश मांगती है अपने शेयर होल्डर से या नहीं मांगती? क्योंकि जब फ्रेश इशू के लिए जाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करते हैं। शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, पैसे मांगे हैं, अगर हमने शेयर दिए हैं तो। यहाँ पे राइट इशू में क्या हो रहा है कि कंपनी की इच्छा है कि वो इन रिटर्न क्या मांगती है अपने एम्प्लॉय से? कैश ही मांगती है या नॉन कैश आइटम मांगती है? तो राइट इशू जो होता है वो एक तरह से कंपनी एक यूज़ करती है, एक तरीका है अपने शेयर होल्डर को बोनस देने का। जब कंपनी बोनस इशू करती है, बोनस डिक्लेयर करती है किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ को या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो उनको, तो वो एक तरह से क्या करती है कि क्या कर देती है? शेयर्स में हिस्सा देती है। इससे क्या क्या फ़ायदा कंपनी को होता है कि कंपनी की जो कंपनी को जो है एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल गया अगर वो कैश इशू करती है तो। ठीक है, वो इतने से आपका शेयर कैपिटल भी बढ़ गई। और क्या फ़ायदा हुआ बाहर ना जाके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने का, कि भाई आपके जो मैनेजमेंट है, जो आपकी ओनरशिप है, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो जो आपकी ओनरशिप है वो एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में ना जाकर फिक्स नंबर ऑफ पीपल के हाथ में ही है, जितने पहले थे अभी भी उतने ही हैं। आपकी कैपिटल तो इंक्रीज़ हुई है लेकिन आपकी ओनरशिप उतने ही लोगों के हाथ में है, वो फिक्स ही है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं, ओनरशिप में ज़्यादा लोगों का हिस्सा होता है, तो वो अनवांटेड क्लैशेस को जन्म देता है। तो जब हमारे पास ये हो कि हमें शेयर कैपिटल तो इंक्रीज़ करनी है बट वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज़ द ओनरशिप, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमें राइट इशू के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा राइट इशू का एक बेनिफिट कि क्या, कि हमें शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करनी है लेकिन हमें ओनरशिप इंक्रीज़ नहीं करनी है। तो हम किसके लिए जाएंगे? राइट इशू के लिए जाएंगे। तो अब हम राइट इशू का कंसेप्ट देखते हैं और कंपनीज एक्ट में राइट इशू के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं हम वो स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि व्हेन अ कंपनी विच हैज़ ऑलरेडी इशूड शेयर्स want to raise share capital through the further issue, then it is under legal obligation to first offer the first shares to the existing shareholder.
ठीक है, कि कंपनी जब भी एक्स्ट्रा कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहती है तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर कि उसको अपने फ्रेश इशू में से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा। अदरवाइज unless the company has resolved otherwise, a special resolution because of the right of existing shareholder to apply for the shares on priority basis. This is known as right issue. या तो कंपनी अपने आप दे देगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अदरवाइज क्या करना चाहिए, उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन हमने बायबैक में भी किया। स्पेशल रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, 3/4 मेजॉरिटी। कितना होता है स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 3/4 मेजॉरिटी, और सिंपल रिजोल्यूशन का सिर्फ हाफ वाला केस होता है। तो अब है हमारा कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि राइट इशू के लिए कंपनी को कंप्लाई करता है, वो है सेक्शन 62। ठीक है, सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो प्रपोज करेगी नए शेयर कैपिटल के लिए एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन, या तो कंपनी की फॉर्मेशन को 2 साल हो गए हों, ठीक है, जो फॉर्मेशन है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 years, और क्या कंडीशन है, और एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। इसका मैं कहने का मतलब ये है कि आप जो है 2 कंडीशंस हैं आपके पास कि आपको राइट इशू के लिए जाना चाहिए। पहली तो ये है कि पहली कंडीशन क्या हो गई कि कंपनी को फॉर्म हुए जो फॉर्मेशन है कंपनी की उसको कितने साल हो गए हों, ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 years। सेकंड कहता है कि अगर आपने कोई भी इससे पहले इशू किया हुआ है शेयर, कोई भी क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड है, ठीक है, तो उस इशू के एटलीस्ट 1 year, कहाँ गया, एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द फर्स्ट अलॉटमेंट, आपने कोई फर्स्ट अलॉटमेंट जब करी होगी उसके एक्सपायर होने के 1 साल तक, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year आपने कोई फ्रेश इशू किया था, ठीक है, जैसे हम डेट लगा लेते हैं कि कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो हुई हमारी 2015 में, ठीक है, और आपने फ्रेश इशू जो किया था वो आपने किया था 2016 में, आपने फ्रेश इशू के लिए आप चले जाते हो, ठीक है। तो आपने देखना है कि अब ये फ्रेश इशू 2016 में हुआ, अब आपको फर्दर इशू के लिए जाना है। फर्दर इशू में आपकी कौन सा ईयर है, मान लो 2017 है, 2017 जनवरी, या फॉर एनी मंथ ले लो, तो 2017 है। तो अब ये देखना है कि हम जब फ्रेश इशू के लिए जाते हैं तो हमें इसमें से क्या करना है, राइट इशू देना है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी कंडीशन में आते हैं। हमारी अब इशू को, फर्दर इशू को 2 साल हो गए हैं, 2017 2015, तो हम 2 साल से तो ज़्यादा ही हैं। तो अगर मान लो ये जनवरी है, ठीक है, और आपकी फॉर्मेशन है ये आपकी मान लो फरवरी की है, फरवरी 15 की है, और आपने फर्दर इशू जनवरी 17 में जाना है। इससे पहले आप एक फ्रेश इशू जो है 2016 में कर चुके हो। तो अब आपको क्या कंडीशन देखनी है, विच एवर इज़ अर्लियर। कौन सा अर्लियर है, 2016 का जो आपका अर्लियर है। तो ये कह रहा है कि एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 year और एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द फ्रेश अलॉटमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो आप क्या करते हो, राइट इशू कर सकते हो। राइट इशू कौन किसके लिए कह रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मतलब कि अगर ये 2 कंडीशन है विच एवर इज़ अर्लियर, उस डेट के बाद आप फ्रेश इशू ये राइट इशू कर सकते हो। उसमें क्या कहता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, देन क्या करना पड़ेगा आपको, सच फर्दर शेयर्स शेल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। किस तरह से देने होंगे, अब ये देखो, इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑन दैट डेट, कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर देते हो उसके पास
उस डेट पर ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, तो आप प्रोपोर्शन निकालोगे, उतना अमाउंट उसको दोगे। एक तरह से क्या हो गई आपकी प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है। फिर है फॉर एग्जांपल की से समझा रहा है आपको कि कोई कंपनी है जिसने कि हैज़ ऑलरेडी इशूड 3 लाख शेयर, उसने पहले ही इशू कर दिए थे, वांट टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर को उसको दोबारा फर्दर इशू करना है अगेन। तो अब ये क्या करेगी कि एग्जिस्टिंग जो इसके 3 लाख शेयर होल्डर हैं, पहले ये इनको ऑफ़र करेगी। अब हमें ये देखना है कि कितना ऑफ़र करना चाहिए। तो इसमें क्या निकला कि टू ऑफर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अ राइट टू सब्सक्राइब फॉर अ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 3 ओल्ड शेयर्स। इसका मतलब जो आपके पास पुराने 3 शेयर्स हैं, अगर आपके पास पुराने 3 शेयर हैं, ये ओल्ड हैं, तो आप न्यू 1 शेयर क्लेम कर सकते हो। तो आपको जो राइट इशू करना है, तो किसी के पास अगर 3 शेयर है तो उसको आपको 1 शेयर देना पड़ेगा। अगर मान लो किसी के पास 6 शेयर्स हैं, ठीक है, और आपका रेशियो क्या निकला, ये निकला, तो इसके पास 3 3, तो आपने इसको कितने शेयर देने पड़ेंगे, टोटल राइट इशू इसके पास 2 राइट शेयर्स जाएंगे इसके पास। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको किस तरह से प्रोपोर्शन में देने हैं। फिर है, और आपने ये प्रोपोर्शन कैसे निकाला कि आपको फ्रेश इशू 1 लाख के लिए जाना है, एग्जिस्टिंग आपके पास 3 लाख हैं, तो 1/3, इसका मतलब कि हर 3 शेयर पे 1 शेयर जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, वो जो नोटिस की डेट होगी वो 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज़ बट नॉट मोर देन 30 डेज़, मतलब कि 15 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और 30 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 15 और 30 दिन के बीच के दिनों का आपको नोटिस देना है, या तो 16 हो गया, 17 हो गया, 29 हो गया, इनके बीच के दिन का आपको नोटिस देना है। और अगर इस बीच आपके शेयर आपके जो शेयर होल्डर है उन्होंने आपके राइट इशू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करी तो उसको माना जाएगा कि कैंसिल हो गया है, आपके शेयर होल्डर ने राइट इशू लेने से मना कर दिया है। इसका मतलब ये है। इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विल बी डीम्ड हैव बीन डिक्लाइंड, अगर नहीं करा तो डिक्लाइन माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द ऑफर शुड स्पेसिफाई दैट द कंसर्न्ड पर्सन कैन रिनाउंस द शेयर्स ऑफर टू हिम। रिनाउंस का मतलब होता है अगेन रीसेल करना, वो किसी और को दे सकता है। तो आपका जो आपने ऑफ़र किया है, आपको ये उसमें मेंशन करना होता है, इट शुड स्पेसिफाई कि कंसर्न्ड पर्सन, जिसको आप राइट इशू ऑफ़र करते हो, वो कंसर्न्ड पर्सन ये भी कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है अपने शेयर को, मतलब कि कंपनी से राइट शेयर लेके किसी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दिया उसने अपना शेयर, वो राइट शेयर जो उसको मिला था वो किसी और शेयर होल्डर को उसने दे दिया है। और एनी ऑफ देम इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, तो आपको ये अपने ऑफ़र में मेंशन करना पड़ेगा। जो ऑफ़र है राइट इशू का वो कितने दिन के बीच का होना चाहिए, 15 से 30 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाना चाहिए। उस ऑफ़र में रिनाउंस का राइट शेयर होल्डर के पास होता है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा उसमें, ये कंडीशन है। फिर उसके बाद कहता है कि कंपनी जो है वो लिबर्टी है उसका कि वो अपना जो राइट इशू करती है वो कितना लोट डिसाइड करती है कि कितने शेयर होल्डर को कितना देगी, ठीक है, तो उसकी इच्छा है। उसके बाद है, आप ये नहीं कह सकते हमेशा कि यहाँ पर जो ये रूल लगाया है 3 लाख पे 1 लाख वाला हमेशा यही फॉलो होगा, नो, वो अपने क्लासेस भी बना सकती है कि भाई 3 लाख जो शेयर्स हैं इसमें से मान लो पहले 2.5 लाख की एक क्लास हो गई, नेक्स्ट 2.5 लाख की एक क्लास होगी, इतने क्लास वालों को इतने, इतने क्लास वालों को कितने। तो ये कंपनी की लिबर्टी है, उसकी छूट है कि वो कैसे भी अपना राइट इशू का जो लोट है उसका साइज़ डिसाइड करती है, और इशू प्राइस डिसाइड करती है कि कितने पे वो वापस वो कितने पे अपना शेयर दे रही है, राइट जो शेयर है। अच्छा, अब इसमें भी हमारा क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 90% के लिए सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपका राइट जो इशू है वो रिवोक माना जाएगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद है
कहता है कि अलॉटमेंट जो है सिक्योरिटी की मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 12 मंथ ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। आपने जब रिजोल्यूशन पास करा राइट इशू के लिए, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपकी वो राइट शेयर्स की अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। अगर आपकी 12 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट नहीं होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिजोल्यूशन जो है 1 जनवरी 2018 को पास किया था और आपने बीच में राइट इशू कर भी दिया, लेकिन अलॉटमेंट नहीं करी, और आप अलॉटमेंट जो है वो करते हो मार्च 2019 में आपने अलॉटमेंट करी है, तो आपकी ये जो अलॉटमेंट है राइट इशू की, ये कैंसिल करी जाएगी, ये इलीगल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इसका रिजोल्यूशन जो है 1 साल से ज़्यादा का हो चुका है। तो आपका क्या है, 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने और 1 साल के अंदर अंदर आपका वो राइट इशू हो जाना चाहिए। किस डेट के 12 महीने? जिस दिन वो आपने रिजोल्यूशन पास करा है। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या हैं राइट इशू के। राइट इशू है जो, अब देखो इसके एडवांटेज कंपनी के लिए भी हैं और शेयर होल्डर के लिए, दोनों के लिए इसके एडवांटेजेस हैं। कंपनी के लिए तो क्या एडवांटेज है कि भी उसका ओनरशिप नहीं जाता फालतू लोगों के हाथों में, और शेयर होल्डर के पार्ट पे क्या एडवांटेज हो सकता है कि भाई शेयर होल्डर्स को अच्छा फील होता है कि भाई कंपनी जो है उन अपनी जो प्रोस्पेरिटी है उनके साथ शेयर करती है। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ज़्यादा शेयर मिलेंगे तो उनके पास डिविडेंड भी ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको एक की एम्प्लॉय की भावना आती है कि कंपनी हमारा बहुत ख्याल रखती है। फिर है यूजुअली क्या है कि कंपनी ऑफर राइट इशू एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस से कम उसका प्राइस रखती है। ये भी एक तरह से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक तरह का फेवर है कि आप जनरल पब्लिक से, मान लो अगर आप 10 रुपये मांगते हो और आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 10 की बजाय 8 रुपये मांगते हो, तो ये मतलब नहीं है कि आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिए हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। वो आप उतना 8 का 8 ही उसे फुली कॉल्ड अप फुली मानना चाहते हो, या आप उसको डिस्काउंट, या आपकी कंपनी की लिबर्टी है वो। उसके बाद है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट द मॉनिटरी बेनिफिट ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द कंपनी। उसके बाद है कि who do not want to purchase the offered share can make a profit by selling या renouncing their right to some other person। वो अपना शेयर किसी और को भी दे सकता है। उसके बाद है राइट इशू जो है हेल्प करता है इन प्रिजर्विंग द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कंट्रोल कैसे प्रिजर्व कर रहा है? क्योंकि ओनरशिप जो है फिक्स नंबर ऑफ़ पीपल के हाथ में ही है, एक्स्ट्रा लोगों के हाथों में नहीं जा रही है। इस तरह से कंट्रोल जो है प्रिजर्व हो रहा है। फिर है रेजिंग ऑफ कैपिटल इज़ मोर सर्टेन इन केस ऑफ राइट इशू। अब राइट इशू के केसेस में फॉरफीचर का केस नहीं बनता, वो जो आपके शेयर होल्डर है वो आपका पैसा दे देते हैं। जनरल पब्लिक में केस हो जाता है कि वो फॉरफिट आपको करना पड़ जाए, तो आप कैपिटल आप रेज़ कर रहे हो, तो राइट इशू के केस में वो सर्टेनिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद है राइट इशू इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द कंपनी। किस तरह इमेज इम्प्रूव करता है? ये वो इस तरह से करता है कि बिकॉज इट शोज़ द मैनेजमेंट की कंसर्न है टुवार्ड द शेयर ऑफ द शेयरिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ कंपनी विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि कंपनी जो है अपना फ्यूचर में नए लोगों के साथ ट्रेड ना करके, नए लोगों के साथ बिजनेस ना करके, उनको ज़्यादा ओनरशिप ना दे के अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ज़्यादा ओनरशिप राइट देना चाहती है। तो ये शेयर होल्डर को अच्छा फील कराने के लिए है। फिर एक्सपेंसेस जो होते हैं इशू के आर लोअर इन केस ऑफ राइट इशू। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अब देखो, आपको फ्रेश इशू के लिए जब आप जाते हो, फ्रेश इशू के लिए, ठीक है, कंपनी जब जाती है तो कंपनी को एक अंडरराइटर भी चाहिए होता है जो सब कुछ अरेंज करेगा। फिर एक मर्चेंट बैंकर जो कि अंडरराइटर का काम करता है। तो इन सब की जो फ़ीस है वो कौन पे करता है? कंपनी पे करती है। अगर इसकी बजाय, फ्रेश इशू की बजाय अगर कंपनी राइट इशू के लिए जाती है तो कंपनी को किसी अंडरराइटर की ज़रूरत नहीं, किसी बैंकर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने शेयर होल्डर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो ये फ़ीस है अंडरराइटिंग फ़ीस, ये बच जाती है, ये अराइज नहीं होती है। फिर है इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी इन विच दे वर वेल कंजर्वेंट। इसका मतलब क्या है ये कि भाई जिस कंपनी में शेयर होल्डर ज़्यादा अपने आपको अच्छा मतलब इंक्लाइंड मानते हैं, उनको एक और चांस दिया गया है कि वो कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर है इट इंश्योर्स द डायरेक्टर्स डू नॉट मिस यूज़ देयर पोजिशन टू इशू न्यू शेयर्स टू देयर ओन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कि भाई अपने फैमिली वालों को फ़ायदा ना पहुंचाए जाए, इसीलिए
राइट इशू ये भी इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले राइट दिया जाएगा शेयर परचेज करने का। तो आप ये हो गया हमारा राइट इशू का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।